Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाते हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ आज खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ प्रकाश चावला। प्रकाश जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अब हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। Domestic benchmark indices extend their upward momentum. Sensex gains 610 points. Nifty closes above 22,500. Major Asian indices register gains. European indices display mixed trend. And global crude oil prices witness slight uptick. Brent crude trades at $69.72 per barrel. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांकों में आज भी तेजी बनी रही। सेंसेक्स 610 अंकों के उछाल में रहा। निफ्टी 22,500 के ऊपर हुआ बंद। प्रमुख एशियाई बाजारों में आई बढ़त। यूरोपीय सूचकांकों में मिला जुला प्रदर्शन था और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई मामूली बढ़त। ब्रेंट क्रूड $69.72 प्रति बैरल पर था। प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज लगातार दूसरे सत्र तेजी का माहौल रहा। ये तेजी सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच आई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.83% की बढ़त से 610 अंकों का उछाल दर्ज करते हुए 74,340 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.93% की बढ़त से 207 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ 22,545 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी बढ़त का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.6% से अधिक की वृद्धि में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.6% से अधिक का उछाल दर्ज हुआ। The benchmark domestic equity indices today extended their positive momentum for the second straight session amid favorable global cues. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, gained 610 points or 0.83% to close at 74,340, and the National Stock Exchange, Nifty 50, rose 207 points or 0.93% to settle at 22,545. The broader market indices at the BSE ended with gains. The mid-cap index added over 0.6%, while the small-cap index advanced over 1.6%. In the Sensex index, 25 out of 30 companies ended in positive territory. Among the top gainers, Asian Paints soared 4.7%. NTPC surged over 3.4% and Reliance increased almost 3%. Conversely, among the top laggards, Tech Mahindra dipped 2.3%, Kotak Bank slipped over 0.9% and Zomato dropped over 0.6%. In sectoral indices of the BSE, 19 out of 21 sectors ended up. In the top gainers, energy advanced almost 3%. Metal rose over 2.6% and oil and gas added over 2.3%. Among the two laggards were Realty, which lost over 0.4%, and telecommunications slipped almost 0.3%. Meanwhile, overall market breadth at the BSE was positive as shares of 3,006 companies advanced, 990 declined and 107 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 17 companies hit their 52-week high, while 53 hit their 52-week low.
और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 15 पैसे की मजबूती दर्ज करते हुए 87 रुपए 11 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 104.2 पर था। प्रकाश जी, सितंबर के जो रिकॉर्ड हाईज थे उससे लगभग 16% गिर गया था बाजार, और अगर हम ट्यूसडे तक देखें तो 10 दिनों की लगातार गिरावट का एक दौर आया था। अब जो हम कल और आज में लगभग 2% का उछाल देख रहे हैं, क्या हम माने कि जो करेक्शन का फेज है वो पूरा हो गया है, बॉटमिंग आउट हो गई है? कैसे देखते हैं आप बाजार की स्थिति को? नहीं, अभी बॉटमिंग आउट के बारे में कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते, क्योंकि जो मार्केट को जिसको अंडरटोन बोलते हैं वो भी कोई क्रेडिबल रिवर्सल नहीं है। जो आपने आज देखा और आपने जो कल देखा उससे एक थोड़ी सी मार्केट को एक सेंस ऑफ रिलीफ, आई वुड कॉल इट ए रिलीफ रैली, एक राहत भरी जो रैली है, क्योंकि मार्केट में एक तरह का पैनिक अच्छा आने वाला था। तो जो कल हुआ और जो आज हुआ उस पैनिक मोड को काफ़ी हद तक एक सेंस ऑफ semblance of some credibility to the market वो आया है उसमें, लेकिन अभी भी अंडरटोन चैलेंजिंग है। ये कहना मतलब मुश्किल होगा कि एज इफ करेक्शन पूरी हो गई है और बॉटम आउट हो गया। तो ये चैलेंजेस के कारण क्या है प्रमुख? वही जो जिस वजह से ये स्टार्ट हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय कारण है, और देन यू हैव द एंटायर वर्ल्ड इज वरीड, देयर इज ए full swing trade war under way, trade war, and trade war is getting murky now. Between the two largest economies of the world, you have a trade war, which is the rhetoric is becoming worse, more intensifies day after day. So, be it America versus Canada, be it America versus China, these are the large economies. Or Europe. Europe has been lying low to some extent, but Canada has been very vocal. China has been very vocal, and these kind of noises really disrupt. They cause a huge disruptions in the financial markets of the world. Okay, Prakash, I have two questions from you. This kind of downturn was last seen in 1996, and the fact is that there are no clear bullish catalyst in the horizon. The bullish catalyst is lacking. What is it that can bring the bullishness in the market? Is there? I mean, are you getting what I'm trying to say? I'm surely getting what you're trying to see. And to answer your question, as I said, it's a full-blown trade war. And when trade war and when you want a positive sentiment to emerge, we want end to this trade war. We want, so to speak, ceasefire in this trade war. To come into operation. जब तक वो लड़ाई में शांति नहीं होगी, वो ये लड़ाई अभी तो और बढ़ती जा रही है ना। So do you think? हाँ जी बताइए। लड़ाई है। अब आप कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स पे इसका असर हो रहा है, स्टॉक मार्केट्स की तो धारणा पे असर हो रहा है, लेकिन जमीनी तौर पर जो ग्लोबल ग्रोथ है, ग्लोबल इन्फ्लेशन है, और खासकर भारत के लिए जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन के जो पैरामीटर्स हैं, जो मेन मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, उन पर आपको क्या लगता है, क्या असर पड़ेगा ये जो रिटेलिएटरी टैरिफ्स की एक जंग चली है उससे? देखिए, स्टॉक मार्केट में तो सेंटिमेंटल असर होता है और उसका रियल लाइफ में भी असर होता है, इनडायरेक्ट तरीके से होता है। लेकिन डायरेक्ट आपने जिक्र किया, डायरेक्ट क्या असर होगा? डायरेक्ट असर हमारे एक्सपोर्टर्स को होता है, डायरेक्ट असर हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को होगा। अगर हम उनकी बात मान लें और हम उनको यहाँ पे ज़ीरो ड्यूटी का टैरिफ दे दें, मान लीजिए भारत उनको ज़ीरो ड्यूटी का टैरिफ दे देता है, तो हमारा जो बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रखा है, हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है जिसमें हमने इतनी बड़ी शर्त लगा रखी है, इतने बड़े बेट्स लगा रखे हैं, तो उस मैन्युफैक्चरिंग को हम कैसे नुकसान होने दें? तो हमारे जो टैरिफ हैं, जैसे आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जिक्र किया कि हमारे टैरिफ जो हैं WTO कंप्लायंट हैं, हमको ऐसे अपनी मर्जी थोड़ी हो सकते हैं। अब आपने खड़े होकर कह दिया जी टिट फॉर टैट है, रिटेलिएटरी है। अब डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री का जो पैराडाइम है वो WTO में डिफाइंड है, उस डेफिनेशन के अंदर ही हम लोग हमारे टैरिफ, एक आपको WTO का टैरिफ रिजीम होता है, देयर इज अ अप्लाइड रेट एंड देयर इज अ बाउंड रेट।
तो जो आपने एक आपको WTO एक सीमा देता है कि आप इस लेवल तक टैरिफ ले जा सकते हैं, हम उसके अंदर ही चल रहे हैं ना। हमने तो वायलेट नहीं किया किसी इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन को। उस सूरत में एक आदमी खड़ा होकर बोलता है कि नहीं अब मेरे हिसाब से संसार चलेगा, तो फिर संसार तो डिसरप्ट होगा ना। So do you think in all this the US will go unscathed? There is bound to be inflation, rise of inflation in the US from the tariffs that China, Canada and Mexico will impose. Of course, it will have a huge impact on the consumers of America. So do you expect a sharp correction in the US markets also? Well, it's already. In your readout, you had said that the American markets yesterday had improved, but if you see today's futures, they have again plunged by 400 points. Okay. इनफैक्ट इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा है कि जो 1930 के दशक में जो ग्रेट डिप्रेशन, एक बहुत तीव्र रिसेशन आई थी खासकर अमेरिका में और बाकी देशों में भी, उसका भी जो शुरुआत है वो ये अमेरिका द्वारा टैरिफ्स लगाने से ही हुई थी इंपोर्टेड गुड्स पे, जो बाकी देशों से उनके यहाँ गुड्स आ रहे थे। सो आपको लगता है कि अभी के जो हालात है उसमें भी एक रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन होने का, जैसा उन्होंने ऐसा अंदेशा जताया है कि फिर से रिसेशन आ सकती है, इसका आपको कितना खतरा लगता है? देखिए जी, खतरा तो होता है क्योंकि जो ट्रेड होता है ना, जो व्यापार होता है, वो किसी भी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का बहुत बड़ा GDP का कंट्रीब्यूटर होता है। व्यापार जो है ना इंजन है, और व्यापार जो है उस फ्यूल भी है, इंजन भी है, और व्यापार को ही अगर आप डिसरप्ट कर दोगे, इस लेवल तक, इस हद तक डिसरप्ट करोगे, तो जाहिर बात है फर्क तो पड़ेगा। ग्लोबल ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ग्लोबल GDP, ग्लोबल इकोनॉमी, तो उस सूरत में फर्क तो पड़ेगा। और अमेरिकन इकोनॉमी अभी तो ठीक है ना, अभी हनीमून पीरियड चल रहा है मिस्टर ट्रम्प का, लेकिन अमेरिकन जैसे वो काफ़ी सारा मटेरियल कनाडा से लेते हैं। आप श्रिम्प एक्सपोर्ट की बात लीजिए, हमारा कोस्टल एरिया से काफ़ी श्रिम्प एक्सपोर्ट करते हैं हम अमेरिका में, बहुत मतलब नेग्लिजिबल ड्यूटी है, ना के बराबर है। उसी पे अगर वो जो ड्यूटी अगर वो लगाना चाहेंगे तो क्या होगा, हम हमारे तो श्रिम्प फार्मर्स अफेक्ट होंगे, उनका कंज्यूमर पे देखिए ना, स्ट्रेट अवे वहाँ जो इंपोर्ट होगा, लैंडेड कॉस्ट होगी श्रिम्प की, सी फूड की बढ़ जाएगी, कंज्यूमर हैज टू पे। Likewise, the industries are going to be affected within America. So rather than make America great again, it's not going to be easy. You can't make America great by closing your doors. You can't make America great like that. You got to reach out to people. Please. Sure. So, what I hear you say is that volatility is set to persist. Traders and investors will be watching upcoming economic data, global market cues and corporate earnings to gauge, whether this rally that we are seeing has any legs or not. It is a relief rally, as I said earlier. Relief rally. It's a relief rally coming in the form of a technical correction, because we had technically been oversold in the marketplace. So once because there's something called short selling, so people had overdone this short selling. So so it was a trader's kind of a call. The real investor is still cagey, it's not really sure about it. But these people who are day-to-day operators, traders, so they had oversold through short selling instruments. They need to do short covering, and now there is this impression set in the minds of investors also that look, we don't know how the market is going to take shape, so I better book some profit, whatever. So I better get some profit on the what is called sell on the rise.
एब्सोल्युटली. सो सेल ऑन राइज की आप बात करें तो उसका ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉइन इज बाय ऑन डिप्स. और अभी क्या लगता है आपको, कोई अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट्स है इन्वेस्टर्स के लिए अभी इन लेवल्स पर, जो हाई ग्रोथ सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म के लिए एंटर करना चाहते हैं बाजार को? क्योंकि वैल्यूएशंस कहा जा रहा है कि अब हेल्दी लेवल पर आ गई हैं, 19-20 के करीब है पीई रेशियो, जिसे एक हेल्दी पीई रेशियो कहा जाता है. तो आप क्या कहेंगे, अभी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? वो जो एक हेडलाइन नंबर है ना, अब जो अगर इन्वेस्टर ने कुछ अच्छे से लेना चाहते हैं तो उसको दो तरीके से लेना चाहिए. वो कन्विक्शन जो तभी आएगी, क्योंकि मार्केट से बाहर रह के चुप करके बैठ जाना भी ठीक पॉलिसी नहीं होती. आपको देखना है, आपको धीरे धीरे, जब आपने बोला बाई ऑन डिप्स वाली जो कन्विक्शन है, वो कन्विक्शन तो नहीं है, लेकिन बाई ऑन डिप्स को आप धीरे धीरे कर सकते हैं. आप सिलेक्टिव स्टॉक्स में जा सकते हैं. अभी भी बड़े अच्छे वैल्यूएशन करेक्ट होके कुछ अच्छी कंपनीज हैं, सॉलिड कंपनी है, लार्ज कैप्स में कंपनी है, कंसिस्टेंटली जो ग्रो करने वाली कंपनीज हैं, वो उनका वैल्यूएशन काफ़ी हद तक करेक्ट, 30%, 40%, 25% करेक्ट हो चुका है. और किसी को मालूम नहीं है कि इसकी निचली स्तर क्या होती है, लेकिन फिर भी जहाँ भी निबल इन करने का थोड़ा बहुत मौका मिले तो कर लेना चाहिए और धीरे धीरे करना चाहिए. इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए. एनी पर्टिकुलर सेक्टर्स जहां आपको लगता है कि आगे चलकर प्रोस्पेक्ट्स पॉजिटिव हैं? बिकॉज भारत में सरकार पूरी तरह से अपने गवर्नमेंट केपेक्स के द्वारा और जो उद्योग है, प्राइवेट उद्योग है, एमएसएमईज हैं, सबको पीएलआई स्कीम्स हैं, बढ़ावा दे रही है मैन्युफैक्चरिंग को, हर लेवल पर बढ़ावा जो दे रही है. उससे अगर हम डोमेस्टिकली देखें तो हमारा जीडीपी ग्रोथ भी इम्प्रूव हुआ है पिछले क्वार्टर में. एंड सर्विसेज का जो पीएमआई अभी आया है वो ऑलमोस्ट 60 आया है. सो क्या लगता है आपको, अगर हम डोमेस्टिक कंजम्पशन पर पूरा अगर ध्यान दें तो किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स, कौन से सेक्टर्स में आपको ज्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं? एक्चुअली क्या है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन में कुछ उम्मीद जो एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर्स हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर उस उम्मीद की जा रही है कि ये मानसून सीजन अच्छा आ रहा है, फिर रबी क्रॉप हमारी ठीक ठाक हो जाएगी. तो जो एग्री रिलेटेड सेक्टर्स हैं, फार्म इक्विपमेंट सेक्टर्स जैसे होते हैं. अब ऑटोमोबाइल जो शहरों में यूज़ होता है उसमें दिक्कत है, वो सेक्टर प्रेशर में है, लेकिन फार्म इक्विपमेंट हैं या ऐसी जो जिनमें रूरल डिमांड रहती है, ऐसा कंजम्पशन जिसमें रूरल डिमांड रहती है, उसमें थोड़ी उम्मीद नज़र आती है. और फार्मा जो है हमेशा से एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, क्योंकि दवाइयों की तो सबको ज़रूरत पड़ती है, किसी टाइम भी ज़रूरत पड़ती है. और फार्मा है. आईटी जो है अभी थोड़ा प्रेशर में है, लेकिन ट्रेडिशनली उसको माना जाता था डिफेंसिव, लेकिन आजकल वो भी थोड़ा प्रेशर में आ रहा है. Prakash, there were 3 reasons why the markets did well today. Just coming back to what happened, the financials did good because Reserve Bank of India announced a 21 billion liquidity infusion into the banking system. 2, energy stocks did well because of lower crude prices. And 3, also that the US president, he temporarily said that I'm going to give a reprieve from tariff on auto imports from Mexico and Canada for 1 month. Yes, I will come back. I will answer your last part of the question first. Okay. So far as the Trump's temporary relief is concerned, his temporary relief would have arisen from several the kind of feedback he would be getting, including the pressure on price, and then he may not have expected the kind of retaliatory reaction that is coming. So he is also doing flip flop, right? So negotiating tactic. He wants to use it as a weapon. It's not only negotiating tactic; is a very soft word to call it. He's weaponizing the tariff. That's why it's a full-blown war, trade war. Okay. So he's weaponizing. When you weaponize, the your partner country may also weaponize it, or at least he'll react. So that is one part of the story. The other part, you said that energy prices. The energy-related stocks, yes, did very well today.
banking and financial did well, but they have not done as much as well was expected, as well as the other sectors could do. Today's rally was led by energy stocks and metals, right, largely. And to some extent, some participation was there by IT as well. So these sectors led the rally today. And let us hope how it pans out tomorrow. Because what about the liquidity infusion? Is that not going to help? Oh, that's a macro kind of a thing. Because yes, it does impact, because the RBI's problem is the RBI needs to keep a watch on the forex market, on rupee versus dollar versus hard currency. For that, RBI has to readjust the liquidity infusion and then the liquidity management part. आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का, फिर चर्चा को जारी रखेंगे। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख था। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 3.1% से अधिक का उछाल दर्ज करते हुए 3 वर्षों के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा। हैंगसेंग में ये तेजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के स्टॉक्स में बढ़त और नीतिगत समर्थन के बल पर आई। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.1% से अधिक की तेजी में रहा। जापान के निक्केई सूचकांक में 0.7% से अधिक बढ़त आई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.7% की वृद्धि में रहा और सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स सूचकांक में लगभग 0.5% की बढ़त दर्ज हुई। इस बीच प्रमुख यूरोपीय बाजारों में रुख मिला जुला था। दिन के कारोबार में आखिरी समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी 0.9% से अधिक की गिरावट में था और फ्रांस के कैक में 0.4% से अधिक की मंदी थी। हालांकि जर्मनी का डैक्स 0.5% से अधिक की बढ़त पर था। चीन ने जो स्टिमुलस मेजर्स किए हैं लागू, आपको लगता है कि वो भी काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं एशियाई जो बाजार हैं उनके सेंटिमेंट को बूस्ट करने में? And also to attract the FIIs there. To China. Well, China has been, as I said earlier, China has taken this challenge very seriously. The challenge arising out of the US president, trade war. And China now, the rhetoric has intensified. For instance, if you see yesterday's statement from China, he said, we are prepared for any type of war. But isn't it a little ironical? वो कह रहे हैं कि हम किसी को बुली नहीं करने देंगे हमें. China saying that is a little ironical. No, well, at the end of the day, each country has to defend its own interest. So if it's not a question of, so that what matters for the rest of the world is that when big players, economies take to this kind of a positioning, hard positioning, then there's a problem. Okay. Moving on, the U.S. stocks ended higher in choppy trading session yesterday after a White House announcement confirmed that President Donald Trump has granted a 1-month exemption on his proposed tariffs on auto imports from Mexico and Canada for U.S. automakers. The Nasdaq Composite went up by over 1.4% and the Dow Jones Industrial Average as well as the S&P 500 closed over 1.1% up. Moving on, Prime Minister Narendra Modi today emphasized the need to foster partnerships with global cooperative organizations to expand the Indian cooperative sector. He also stressed the importance of promoting organic products through cooperative organizations. The Prime Minister chaired a high-level meeting to review the progress of the cooperative sector in the country. During the meeting, Mr. Modi highlighted the importance of integrating UPI with RuPay and Kisan Credit Card to facilitate financial transactions. He emphasized promoting cooperative farming as a more sustainable agricultural model, recommending the use of digital public infrastructure, AgriStack, to expand agriculture and related activities in the cooperative sector. Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav today launched AI Koksha, AI Compute Portal and other AI-based initiatives. Mr. Vaishnav launched these initiatives in New Delhi under the India AI Mission. AI Koksha is an India
AI Datasets platform to provide a unified portal for seamless access to datasets, tools and AI models, while the AI Compute portal will provide access to compute, GPUs and other cloud services to students, startups, researchers and government departments. The minister also launched the AI Competency Framework for Public Sector Officials and iGOT-AI, which is an advanced AI-powered personalized content recommendation system to enhance the learning experience for government officials on the iGOT Karam Yogi platform. उधर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बल दिया कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को लागू करने में एक व्यावहारिक और टेक्नो लीगल रुख अपना रहा है। एक राष्ट्रीय दैनिक में उन्होंने अपने एक लेख में कहा है कि सरकार डीप फेक, साइबर सिक्योरिटी के खतरों और प्राइवेसी से जुड़े जोखिमों के विरुद्ध AI से प्रचलित सेफ गार्ड में निवेश कर रही है ताकि AI का जिम्मेदाराना उपयोग सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि भारत तकनीक का उपयोग समावेशी विकास के लिए करना चाहता है और साथ ही ऐसा नियामक ढांचा स्थापित करना चाहता है जो नवाचार को बढ़ावा दे। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत सॉफ्टवेयर विकास में लंबे समय से वैश्विक नेता रहा है और अब देश हार्डवेयर विनिर्माण में भी तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि 5 सेमीकंडक्टर संयंत्रों के चल रहे निर्माण के साथ भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अपनी स्थिति और भी मजबूत कर रहा है। आपकी टिप्पणी चाहेंगे जो AI ड्रिवन सेफ गार्ड्स हैं उन पर जो बल दिया जा रहा है और रिस्पॉन्सिबल AI डिप्लॉयमेंट हर फील्ड में जो की जा रही है, ये जो रिस्पॉन्सिबल और सेफ गार्ड्स ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, जो अगर AI को बढ़ावा देना है, हमने AI का इस्तेमाल अच्छी तरह से करना है तो सेफ गार्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दो धारी तलवार है। अगर आपने अच्छे से इसका इस्तेमाल करना है तो बिना सेफ गार्ड के, तो सेफ गार्ड पे तवज्जो देना बड़ा ज़रूरी है और तभी आगे से AI का सही इस्तेमाल हो पाएगा। Oil prices edged up today, recovering slightly from yesterday's low, but still remained under pressure amid trade tariffs between the US, Canada, Mexico and China. An organization of the petroleum exporting countries, OPEC Plus, plans to raise output. Brent crude was trading over 0.6% up at around $69.72 per barrel. WTI crude was also trading over 0.6% up at around $66.74 per barrel when reports last came in. Meanwhile, U.S. commercial crude oil inventories increased by 3.6 million barrels to 433.8 million barrels in the week ending 28th February, according to data released by the Energy Information Administration. Very briefly, Prakash, where do you see the prices going? Oil prices crude going? Prices. Yeah, I think crude prices are expected to remain soft, on the softer side in the short to medium term. The reason being, as you said in your readout, the inventory level is high. Plus, with this kind of turmoil in the global trade and disruption, there is a doubt whether the global trade, because any setback to global trade would also have an impact on the demand, economic demand, and crude is a very important driver of the economic demand. So if the signals are like that, so naturally बट प्राइसेस अगर क्रूड के नियंत्रण में रहते हैं तो भारत के लिए हमें फायदा है उस चीज का, हमें जाहिर बात है बड़ा फायदा, तभी तो एनर्जी शेयर्स बढ़ रहे हैं ना, आज उनका मार्जिन बढ़ जाता है। एब्सोल्युटली। सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.35% गिरकर 85,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.1% गिरकर 97,590 रुपए प्रति किलो पर थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.25% गिरकर 85,617 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं मई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.04% गिरकर 97,503 रुपए प्रति किलो पर था। समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश जी, आप आए और आपने विभिन्न विषयों पर हमें विस्तृत जानकारी। शुक्रिया। Thank you for being with us. And Thank before you we very close much. the headlines once again.
Domestic benchmark indices extend their upward momentum. Sensex gains 610 points. Nifty closes above 22,500. Major Asian indices register gains. European indices display mixed trend. And global crude oil prices witness slight uptick. Brent crude trades at $69.72 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.